तो लास्ट क्लासेस में हमने इसके लिए क्राइटेरिया पढ़ा था कि सबस्पेस अगर मुझे शो करना है, इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। हमने क्राइटेरिया ये भी पढ़ा था कि अगर मुझे सबस्पेस दिखाना है तो हम 3 चीज़ों पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट, एक दिखा दें कि ज़ीरो एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, ठीक है, दैट मीन्स जो V का ज़ीरो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करता है। सेकेंड, हम दिखा दें, इससे ये भी शो हो जाता है कि ये नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एम्प्टी सेट में हम एम्प्टी सेट को हम सबस्पेस नहीं बोलेंगे, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज, दो एलिमेंट अगर उसके अंदर है, दो वेक्टर उसके अंदर है, तो उनका जो सम आएगा वो भी उसी के अंदर जाना चाहिए, दैट मीन्स क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। थर्ड थी, अगर अल्फा रियल नंबर है और कोई वेक्टर इसके अंदर है डब्ल्यू के अंदर, तो अल्फा एक्स भी इसी में जाना चाहिए, दैट मीन्स क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट क्लासेस में मैंने तुम्हें बताया था कि सबस्पेस चेक करने के लिए बस हमें ये 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो हम डब्ल्यू को बी का सबस्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सबस्पेस का कंसेप्ट। तो हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस। तो कोई आइडिया है कि देखो, डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस है क्योंकि वो अंदर ही बैठा हुआ है, इनफैक्ट वो बाय डेफिनेशन वेक्टर स्पेस है। हम चाहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस बने तभी वो सब स्पेस बनेगा ना। डब्ल्यू एक वेक्टर स्पेस है, वी भी एक वेक्टर स्पेस है। तो कुछ रिलेशनशिप लगता है तुम्हें कि डायमेंशन ऑफ वी में हो या डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू में हो, इन दोनों में कोई रिलेशनशिप हो? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ वी में कोई रिलेशनशिप आ जाए, कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। Dimension of V should be more than dimension of W. हाँ, गुड। तो होता यही है, ठीक है, कि डब्ल्यू की जो डायमेंशन होगी, मतलब जो डब्ल्यू के अंदर जो बेसिस होंगे, डब्ल्यू का जो बेसिस होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे वो हमेशा कम ही होंगे वी के बेसिस के नंबर ऑफ एलिमेंट से, ठीक है। एक मिनट, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि अगर मेरे पास कोई सब स्पेस है डब्ल्यू, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, तो ये रिलेशनशिप होता है कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। दैट मीन्स डब्ल्यू के जो बेसिस है, से डी डब्ल्यू एक बेसिस है डब्ल्यू का, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे वो कम ही होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी का बेसिस है से बी, इससे। तो ये प्रूव किया गया है, ठीक है। तो ये थ्योरम है हमारे पास। सो एक बार थ्योरम रीड कर लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले इसके लिए हमें V का फाइनाइट डायमेंशनल होना जरूरी है। तो V be a finite dimensional vector space and W be a subspace of V. That means W V के अंदर बैठा हुआ है और W खुद एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। Then W is also finite dimensional. W भी finite dimensional ही होगा with dimension of W is less than equals to dimension of V. ये रिलेशनशिप होगा इन दोनों की डायमेंशंस में, ठीक है, कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू जो होगी वो छोटी होगी डायमेंशन ऑफ वी से। फर्दर अगर ये दोनों डायमेंशन कोइंसाइड कर जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो उस केस में एक ही पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यू को वी होना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये चीज़ जो लिखी है इन्होंने, सो ये चीज़ है, अगर डब्ल्यू वी के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की डायमेंशन इक्वल ही है। और रिवर्स, रिवर्स का मतलब अगर डब्ल्यू की डायमेंशन और वी की डायमेंशन एक है तो डब्ल्यू जो होगा वो पूरा ही वेक्टर स्पेस बन जाएगा,
दैट मीन्स ये कोई गैप नहीं आएगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर W की डायमेंशन स्ट्रिक्टली लेस देन है B से, B की डायमेंशन से, तो जो W होगा वो प्रॉपर सबस्पेस होगा B का। प्रॉपर का मतलब है स्ट्रिक्टली कंटेन्ड होगा B के अंदर, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ, सबस्पेस की डायमेंशन क्लियर है। सबस्पेस की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? अगर देखो मुझे पता है, एक मिनट, काफ़ी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो, एक मिनट। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं आगे भी अगर 2-3 बार हो तो मैं रिजॉइन कर लूँगी, ठीक है, वरना मैं रिपीट करती रहती हूँ, ठीक है। एक मिनट। तो ये क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस किस तरह से काम करते हैं हम, किस डायमेंशन निकालने के लिए। दैट मीन्स अगर मुझे, हाँ देखो, अगर मुझे वेक्टर स्पेस R2 दिया है, और सबस्पेस हमें, मुझे मान लो ये दे दिया, इस तरह के सबस्पेस आपने याद करो कि आपने पढ़े थे, एक्स वाई, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, बिलोंग्स टू R2, जिसमें मान लो फर्स्ट कंपोनेंट इसका 0 है, ठीक है। तो इस सबस्पेस की डायमेंशन के बारे में आप क्या कह सकते हो? ये एट मोस्ट कितनी हो सकती है? हुँ? तो डायमेंशन ऑफ W At most जो 2. होगी, हाँ 2 हो सकती है, बिकॉज डायमेंशन ऑफ V क्या है? 2 है। तो डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R2 विच इज 2। तो ये 0 हो सकती है, अभी के लिए पॉसिबिलिटी यही है कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि नंबर, डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन एक नंबर ही तो होता है, 0 0 1 2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होते हैं बेसिस में। तो ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम डायमेंशन एग्जैक्टली निकालना सीखेंगे। अभी तो हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि ये हो सकती है। नेक्स्ट थ्योरम में हम डायमेंशन निकाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायमेंशन निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बताया, फाइंड द बेसिस एंड द डायमेंशन फॉर द सबस्पेस W ऑफ R3 स्पैन्ड बाय द सेट S, ठीक है, ऑफ 3 वेक्टर्स। तो W क्या है? W, W जो है वो स्पैन्ड बाय S है, दैट मीन्स स्पैनिंग सेट ऑफ S है। तो अब स्पैनिंग सेट ऑफ S को मुझे निकालना पड़ेगा। तो स्पैनिंग सेट ऑफ S को निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सिंप्लीफाइड स्पैन मेथड लगाया। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है कि W क्या है? उसके बाद स्पैन S निकालने के लिए हमने सिंप्लीफाइड स्पैन मेथड लगाया। ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी करते हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है, इसको एक हमें मैट्रिक्स ले लेनी है, जिसके लिए हमने ये रोज ले लिए, ठीक है, रोज ये ले लिए हमने। उसके बाद ऑपरेशंस लगाए, वो ऑपरेशंस लगाए, एक बार अप्लाई करो वो ऑपरेशंस, फाइंड करो कि यही रोज आ रही हैं।
यही हो साइन, हाँ रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म यही आई है। हेलो, Yes, ma'am. हाँ चलो ठीक है। दैट मीन्स स्पैन ऑफ एस क्या हो जाएगा? स्पैन ऑफ एस इज ए टाइम्स ऑफ दिस रो प्लस बी टाइम्स ऑफ दिस रो वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। और स्पैन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल की क्लास में भी हमने ऐसे लिखा था कि इन दोनों वेक्टर्स का स्पैनिंग सेट है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक बताओ। No, ma'am. हाँ, अब मुझे बताओ कि ये सेट तो स्पैनिंग हो गया। अब मुझे बताओ कि आज ये दोनों वेक्टर जो हैं, इन दोनों वेक्टर का जो कलेक्शन है वो एल आई सेट है कि एल डी सेट है? ये जो दो वेक्टर दिए हुए हैं, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं कलेक्ट कर लूँ, बेसिकली यहाँ से हटा दूंगी, एल आई। बेसिकली ये जो सेट है ये एल आई है। क्यों है एल आई? Because it's not a scalar multiple of other one. हाँ हाँ, तो दो वेक्टर में इजीली हम चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि वो एल आई सेट है। तो ये बन गया हमारा इंडिपेंडेंट सेट। और फर्दर ये स्पैन कर रहा है डब्ल्यू को। तो डब्ल्यू के पास जो बेसिस है वो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू का बेसिस क्या बन जाएगा? ये जो सेट है, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट हैं इसमें? 2. 2। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन निकालने हैं। क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था वो वाला कर लेते हैं। पहले उसी टाइप का ही क्वेश्चन है वो भी। हाँ, तो अगेन मैंने वेक्टर स्पेस ले लिया है R2 और W मैंने ले लिया जिस तरह का आप पढ़ते थे, अभी पढ़ा था इस टाइप के स्पेस पढ़े थे आपने। X ले लिया, Y को 0 ले लिया। ये सब स्पेस है ना? याद करो, इसको चेक किया था। इस तरह के एलिमेंट हैं इसमें, X रियल नंबर है, इस तरह के एलिमेंट हैं इसमें। सेकंड प्लेस पे 0 है। ये सब स्पेस बनेगा ना? Yes, ma'am. हाँ, अब इसकी निकालनी है डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए एक तरीका ऐसे हम इसको कर सकते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं? x ऐसे मैं लिख सकती हूँ इसके अंदर एलिमेंट को, इसके एलिमेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी को लिखा है। No, ma'am. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि स्पैनिंग सेट ऑफ दिस वेक्टर क्या आएगा? सिंगल वेक्टर का स्पैनिंग सेट क्या होता है? स्केलर मल्टीपल ही होता है। तो ये स्केलर मल्टीपल ही हो रहा है इसका, ऐसे लिख सकती हम हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने x को स्केलर मान लिया है। हाँ, एक्स हमारा देख, अगर अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है इसमें करने में तो यहाँ पे ए लिख लो, ठीक है। क्योंकि ए लिखने से तुम ए अल्फा में ज़्यादा काम करते हो ना, इस यहाँ पे ए कर देती हूँ मैं। हालांकि ए और एक्स का रोल सेम है, लेकिन अब ठीक है क्योंकि आप ए अल्फा में वर्क करते हो इसलिए मैंने इसको ए कर दिया, ठीक है।
क्योंकि एक्स जब लिखते हैं ना तो दिमाग में ऐसा लगता है कि वेरिएबल टाइप चल रहा है ना, इसलिए स्केलर की तरह मैंने कर दिया ये। ठीक है, हाँ ये जो 3 लाइन लिखी हैं ये तीनों क्लियर है। हाँ अब मुझे बताओ, W को स्पैन ये वेक्टर कर रहा है, ये वेक्टर, अब मुझे बताओ ये जो सेट है ये एल आई है या नहीं, ये सेट एल आई है कि एल डी है? Li. एल आई क्यों है? क्योंकि ये सिंगलटन वेक्टर Singleton. है और सिंगलटन वेक्टर, हाँ नॉन जीरो वेक्टर जो होते हैं वो एल आई होते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था जब एल आई और एल डी कर रहे थे, तो ये दिस इज एल आई। तो अब दैट मीन्स जो ये जो सेट है ये स्पैन कर रहा है डब्ल्यू को, और यही सेट एल आई भी है, तो ये सेट हमारे लिए डब्ल्यू के लिए क्या हो गया, बेसिस हो गया। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी हो गई? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज, बताओ? 1। 1। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, इसकी डायमेंशन बताओ। R2 ही है हमारे पास, ये सब स्पेस है, सेकंड एलिमेंट इसमें नॉन जीरो है, फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, इसकी डायमेंशन बताओ। और एक दो क्वेश्चन और देती हूँ, इसको नाम W2 रख देती हूँ और इसको W3 रख देती हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, ए बिलोंग्स टू डी। मैम W3 का भी डायमेंशन 1 होगा शायद। हाँ इस वाले में भी 1 ही आएगी, सेम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। इसमें हमारे पास जो बेसिस आ जाएगा वो ये आ जाएगा, तो इसका बेसिस ये है। बट अबाउट W3, मैम वो A, A है। LD है। ये हाँ दोनों ए है, क्या आएगी? मैंने LD। यही आएगी डायमेंशन, और बेसिस क्या आएगा? डायमेंशन 1 ही आएगी, बेसिस बना देगा ये वाला, बिकॉज आप देखो ए को कॉमन ले लूंगी मैं तो ये एलिमेंट रह जाता है, और ये सिंगलटन है, देयरफॉर एल आई होगा, तो ये बेसिस बनेगा। ठीक है, तो R2 में वर्क करना आ गया आपको। R2 में किस तरह से उसके सब स्पेसिस की डायमेंशन निकालते हैं। अब हम हो गया यहाँ तक, बताओ पहले, फिर उसके बाद R3 पे काम करते हैं। मैम समझ आ गया। ठीक है, उन सबकी भी आवाज़ मुझे ना ज़्यादा क्लियर आ रही है। हाँ तो हाँ R3 पे वर्क करते हैं, आई थिंक नेक्स्ट एग्जाम्पल R3 का ही है। हाँ इनफैक्ट ये इस टाइप के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया है, फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन फॉर द सबस्पेस W ऑफ R3 डिफाइंड बाय दिस। W एक सबस्पेस दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड ऐसे हैं जो ये रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ, तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे,
हम W को थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि इसी से हमें इसका स्पैनिंग सेट पता चल जाए, और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो Li है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या किया है, सेम लिखा है यहाँ पर, तो ठीक है, Z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिख दी है। ये क्लियर है? और ये आप किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हो। दैट मीन्स x की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ वाई जेड लिख सकते हो, या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स जेड लिख सकते हो। लेकिन z की क्यों लिखी, क्योंकि z के आगे कोफिशिएंट हमें दिख ही रहा है 1 है, तो इजी रहेगा इसलिए लिखी। ठीक है। अब z हमारा ये हो गया है, ठीक है, तो z यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप देख सकते हो मैंने x वाले जो है वो कॉमन ले लिया है, वेक्टर x मतलब नंबर कॉमन ले लिया है, और y नंबर भी कॉमन ले लिया है। तो एक बार सिंप्लीफाइड करो कि इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो जब मैं x लूंगी, x कॉमन लूंगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, 0 आ गया, यहाँ पर x की टर्म है -2, तो -2 आ गया। जब मैं y कॉमन लूंगी, यहाँ पे y की कोई टर्म नहीं है, 0 आ गया, यहाँ पे है 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज द स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ डेफिनेशन ही है कि स्पैन को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हैं क्या? नहीं है, तो ये सेट Li हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये बेसिस बन गया W के लिए, है ना? तो डायमेंशन ऑफ W कितनी हो गई? डायमेंशन ऑफ W Two. इज Two. 2. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें। Excuse me, ma'am. हाँ, Ma'am, basis के लिए बोलो। we have to prove basis के लिए we have to कि जो set है वो span कर रहा है पूरा vector space, है ना? हाँ, जब पूरे वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस ढूंढेंगे तो हम ये देखते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, W के लिए बेसिस देखना है। तो W के लिए बेसिस देखने के लिए मुझे ये सोचना पड़ेगा कि W को कौन स्पैन कर रहा है। W को ये सेट स्पैन कर रहा था, और क्या ये सेट Li है? हाँ, ये Li है। तो ये सेट बेसिस बना W के लिए। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये जो सेट है ये V के लिए है, मतलब सुपर सेट के लिए मैं कुछ बात इसमें बोली नहीं। ठीक है, वेक्टर स्पेस के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, V के लिए मैंने W के लिए ही इसमें बोला है। मैम तो मतलब स्पैन एग्जिस्ट हो, मतलब स्पैन बन रहा है तो हम मान लेंगे बेसिस के लिए, एक क्राइटेरिया हो गया है। हाँ, स्पैन हो जाता है तो आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या ये सेट Li है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन तो सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ी थी, स्पैन करना चाहिए और वो सेट भी Li होना चाहिए। बाद में जो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं कि एक ही चीज़ चेक करनी है, वो कुछ कुछ अजम्पशंस के साथ रिड्यूस हुई है, वो अजम्पशंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ें चेक करनी है। अगर तुम्हारा डाउट ये है कि दोनों चीज़ें क्यों चेक करें इसमें। मैम इसमें क्लियर दोनों है? चीजें हम लोगों ने चेक की है, लाइक मैम उसमें क्या assumption थे जिसमें बस एक ही चीज चेक कर रहे थे? हाँ, मैं उस पर आती हूँ। देखो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता होती थी जब एक ही चीज़ चेक करते थे हम। जैसे इसमें देखो, जब मैंने तुम्हें बोला था कि एक ही चीज़ चेक करनी है, एक तो ये थ्योरम थी,
जिसमें हमें पता होता था कि अगर कार्डिनैलिटी स्पैनिंग सेट की कार्डिनैलिटी डायमेंशन के इक्वल है तो दैट मीन्स उस केस में हमें डायमेंशन पता है वी की। लेकिन इस केस में तो हमें डब्ल्यू की डायमेंशन निकालनी ही है, क्वेश्चन में यही बोला है कि डायमेंशन निकालो, तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उसका बेसिस निकालना पड़ेगा, बेसिस में देखने पड़ेंगे कितने एलिमेंट है तब डायमेंशन निकलेगी। इसमें क्या होता था इन क्वेश्चंस में हमें डायमेंशन उसकी पता थी क्योंकि R3 R4 ऐसे दिया होता था और R3 R4 इनकी डायमेंशन हमें पता है, तो इसलिए उसमें हम पूरा चेक करें। ठीक है मैम मतलब उसमें डायमेंशन ऑलरेडी मेंशन हुआ होता था, इसलिए हम लोग एनी वन चेक करते थे, इधर एल आई और स्पैन। बट यहाँ पे हाँ, हमें ढूंढने के लिए इधर बोला है पूरा कि चेक हमें करना है। बोथ। हाँ ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक यहीं फिनिश होता है। कोऑर्डिनाइजेशन मैम ने स्टार्ट करा दिया है विभा मैम ने मैम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। 5.7। अच्छा 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 ठीक है, तो 5.7 विभा मैम स्टार्ट कराएंगी। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर ही करा रही हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम रिवाइज करते हैं हमारा फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता था? फंक्शन एक मैपिंग होती थी एक सेट से दूसरे सेट में। कैसी मैपिंग होती थी? ऐसी मैपिंग होती थी कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज होती है वो यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस सेट में एलिमेंट है 1 और इसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 दैट मीन्स 1 की इमेज एफ के अंडर इज ए। चलो ये मैंने डिफाइन कर दिया, अब किसी और ने डिफाइन कर दिया एफ ऑफ 1 इज बी। तो इस मैपिंग को मैं फंक्शन नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे पता है कि एफ ऑफ 1 ए है और कोई और कह रहा है एफ ऑफ 1 बी है, और जबकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग एलिमेंट हैं वाई के। तो इस मैपिंग को मैं फंक्शन नहीं बोलूँगी। फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन एक तरह से मैप है जिसके लिए हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। मैम ये 1 1 इज एंड दिस ऑन टू क्लियर? वाला है ना? 1 1 ऑन टू पे आते हैं अभी। पहले सबसे पहले देख, सबसे पहले फंक्शन हम डिफाइन करना सीखते हैं, उसके बाद 1 1 ऑन टू पे आएंगे, क्योंकि वो तो फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं कि 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करना तो सीखें। तो सबसे पहले हमने ये सीखा है कि फंक्शन किस तरह से डिफाइंड होता है। फंक्शन के लिए एक एलिमेंट की जो इमेज है वो 2 एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? तो फंक्शन क्या है? फंक्शन के लिए हमारे पास 2 सेट होने चाहिए और हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। ये फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। हाँ, यस कुछ एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फंक्शंस के, और इनफैक्ट आप उस टाइम पे क्वेश्चंस भी करते थे कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं, चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी वो हम नहीं करेंगे, अभी तो बस हमें फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो और फर्दर जो ये सेट होता है जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है, जिसके लिए हमें मतलब जिसके एलिमेंट की हम इमेजेस निकालते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? इसका एक नाम होता था ना, डोमेन। गुड, डोमेन। इसको क्या बोलते हैं वाई को जिस पर इमेजेस जारी होती हैं? रेंज। कोडोमेन। और कोडोमेन का ही एक पार्ट होता है रेंज। ठीक है, डिफरेंस याद करना कि डिफरेंस क्या होता था कोडोमेन और रेंज, तो एक बार रिकॉल करना। ठीक है, सो और फर्दर अगर डोमेन मैंने डिफाइन कर दिया, दैट मीन्स डोमेन की हर एक, मान लो यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 या 5 लगा लेते होंगे, 5 एलिमेंट्स हैं।
ठीक है, तो हर एक एलिमेंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तभी इसको हम वेल डिफाइंड बोलेंगे। अगर मुझे 5 की इमेज ही नहीं पता 5 कहाँ जा रहा है, तो दैट मीन्स मुझे पूरा फंक्शन पता ही नहीं है, तो उस केस में मैं इसको फंक्शन नहीं बोलूँगी। फंक्शन तभी बोलूँगी जब इसके अंदर जो डोमेन पे जितने भी एलिमेंट हैं उसकी मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप याद करो कि जब ऐसा बोला जाता था, ये पूछा जाता था क्या ये फंक्शन है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? x को लेके जा रहा है 1/x भी रेसिप्रोकल दे रहा है, ये क्या फंक्शन है? हर एक नहीं मैम, एलिमेंट इसमें की जीरो में ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप हाँ गुड, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज तो देखो यूनिक है, मतलब f(1) आपको पता है, ठीक है, f(2) आपको पता है, लेकिन व्हाट अबाउट f(0)? तो f(0) पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए जब भी ये फंक्शन डिफाइन करते हैं तो डोमेन में से 0 हटा देते हैं। तो इसकी जो डोमेन होती है, वो इस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? r-0, मतलब रियल लाइन में से 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो ये सब था फंक्शन में। अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कि वेक्टर स्पेस में इसका क्या रोल है। तो वेक्टर स्पेस में क्या रोल है इसका कि इस तरह के फंक्शंस, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, और वो फंक्शन इनफैक्ट हमारे ग्राफिक में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले उनका बेसिक ही सीखते हैं कि क्या होता है वो फंक्शन। तो उस फंक्शन पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन तो फंक्शन के लिए ही यूज़ हो रहा है क्योंकि ये किसी चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो वर्ड लीनियर यूज़ हो रहा है उसका क्या रूल है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जिन सेट पे आप काम करोगे वो खाली सेट नहीं है, वो वेक्टर स्पेस है। तो लेट V and W be टू वेक्टर स्पेस ओवर R। दो वेक्टर स्पेस ले लिए जिन पे आप वर्क करोगे। एक मैपिंग ली है या एक फंक्शन लिया है T, इसको मैं बोल रही हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको कब मैं बोलूँगी? अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का सम करूं, ठीक है, उस पर टी को अप्लाई करूं तो वो इक्वल आना चाहिए कि अगर मैं पहले वेक्टर पे टी अप्लाई करूं और दूसरे वेक्टर पे टी अप्लाई करूं और उन दोनों का सम करूं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये प्रिजर्व कर रहा है एडिशन। प्रिजर्व करने का मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं। बात समझ में आ रही है ये वाली चीज़? इसको मैं आपको ग्राफिकली भी बताती हूँ। ग्राफिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें। ये देखो, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे चाहिए दो वेक्टर स्पेस। तो पहला ले लिया V, दूसरा ले लिया W। मैप है मेरा T। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो V1 और V2 है उन दोनों को ऐड किया तो वो यहीं रहेंगे। ओके, उस पर टी अप्लाई किया, टी अप्लाई करा तो किधर आ गया? इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं V1 पे भी टी अप्लाई कर सकती थी, तो मान लो मैंने इस पे अप्लाई किया और V2 पे भी अप्लाई कर सकती थी, तो यहाँ पे अप्लाई किया तो आ गया मेरे पास टी ऑफ V1, टी ऑफ V2। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ मैंने मैपिंग अप्लाई की है। हेलो, Yes, ma'am.
हाँ, तो अब अगर मैं इन दोनों का सम करूं, मैंने जिनको सर्कल किया है ना उन दोनों का मैं सम करूं और वो इसके इक्वल आए, तो इसको मैं बोलूंगी कि ये प्रिजर्व कर रहा है, टी जो है वो प्रिजर्व कर रही है एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्लियर है ये बात? यस मैम। हाँ, और सेम चीज अब वेक्टर एडिशन के लिए हो गया, सेम चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए दोबारा से मैं कर देती हूँ, हालांकि उसमें भी दिखा सकती थी मैं सेम ग्राफ में। तो मैंने यहाँ पे किया v, यहाँ पे गया टी बन के, ठीक है, यहाँ पे था अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा v आया, अल्फा v की इमेज यहाँ पे हो गई टी ऑफ अल्फा v, ठीक है। यहाँ पर जो ये टी ऑफ अल्फा v है, अगर ये इक्वल आ जाए दिस टी वी इंटू अल्फा, या अल्फा इंटू टी वी, मतलब स्केलर को मैं बाहर निकाल सकूं टी से, तो मैं ये कहूँगी कि ये प्रिजर्व कर रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो टी मैप है वो प्रिजर्व कर रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म में एलटी बोलते हैं इसको, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब बनेगी अगर इस तरह से एडिशन स्प्लिट हो रहा है, और अगर इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अल्फा बाहर आ जाता है। क्योंकि आपको पता है वेक्टर स्पेस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है वेक्टर स्पेस, एडिशन पे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं हर एक एलिमेंट के लिए, तो हम टी को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है ये चीज़? सो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। एक और चीज़ और है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो चीज़ है उनको हम एक साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे चेक करने के लिए बोला जाए कि फर्स्ट और सेकंड वेरीफाई करो, तो मैं अलग अलग भी वेरीफाई कर सकती हूँ और एक साथ भी वेरीफाई कर सकती हूँ। एक साथ वेरीफाई कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं ऐसे चेक करूँ तो कि टी ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2 अगर इसके इक्वल आ जाए, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों को स्प्लिट किया है, दो बन गए, ठीक है, और अल्फा बाहर निकाला और बीटा बाहर निकाला, तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है। ये डेफिनेशन 1 और 2, ये इसमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ जाती है, इसमें एक चीज़ चेक करनी पड़ती है। मैम ये ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ 1 एंड 2 पॉइंट्स है जो अब बहुत लिखा है। हाँ हाँ हाँ, 1 और 2 के मैम फिर मैम पूछ रही थी मैम कि जो हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखा है ना, उसका हाँ सिंप्लीफाइड हाँ वर्जन है जो हम लोगों ने थर्ड में लिखा है। हाँ, ये जो है सिंप्लीफाइड नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है और ये जो है ये दो स्टेटमेंट है। तो कभी कभार हम दोनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं अलग अलग, और कभी अगर वो हम पे डिपेंड करता है, कभी कभार हम सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो मैं या तो ये दोनों चेक करती हूँ या ये चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अटेंडेंस ले लूँगी। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे छोटा सा एग्जांपल है कि एक मैपिंग
जो वी वी मतलब कैपिटल वी एक वेक्टर स्पेस है और कैपिटल डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस है। एक मैपिंग है जो कैपिटल वी के एलिमेंट को डब्ल्यू के जीरो एलिमेंट पे मैप कर रही है। जितने भी एलिमेंट हैं सबको जीरो एलिमेंट पे मैप कर रही है। तो इसको ग्राफिकली मैं एक बार शो कर देती हूँ कैसी मैपिंग है ये वी है, सॉरी ये डब्ल्यू है और ये इसका जीरो एलिमेंट है, ठीक है। और ये मैपिंग ऐसी है जो इसको इसके सारे जीरो एलिमेंट पे मैप कर रही है। क्लियर है मैपिंग? यस मैम। मैम ये समझ नहीं आ रहा मैम यूज कैसे करना है ये सब। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है, अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने लग जाएगा। बस अभी मैंने जो तुम्हें बताया है एक बार उसको ध्यान से देखो कि वी जो है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। कोई भी वेक्टर स्पेस हो सकता है, आपने बहुत सारे वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल पढ़े हैं। डब्ल्यू भी एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वी के जितने भी एलिमेंट हैं अंदर, टी एक ऐसा मैप है जो वी के जितने भी एलिमेंट हैं उसके पास उसको डब्ल्यू के जीरो एलिमेंट पे मैप कर रहा है, ठीक है। बेसिकली एक तरह से जैसे कांस्टेंट फंक्शन आप पढ़ते थे, ये उस तरह का फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या करता है, जैसे आपने, मैं रियल नंबर से रियल नंबर पे बता देती हूँ आपको, क्योंकि हम अब आर्बिट्री बात कर रहे हैं तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन कोई भी चीज़ आपको समझना है तो रियल से रियल पे सोच के देख लिया करो। जैसे हर एक रियल नंबर को अगर मैंने 1 पे मैप कर दिया या 0 पे मैप कर दिया, तो ये मैपिंग समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, तो टी भी सिमिलर टाइप की मैपिंग है, लेकिन थोड़ी जनरलाइज्ड वे में है कि हर एक एलिमेंट को ये मैप कर रही है जीरो एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि टी जो है वो एल टी है या नहीं। एल टी मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि चीज़ों को वो ट्रांसफॉर्म कर रही है लीनियर वे में, ठीक है। तो यही हमें चेक करना है। हमें दो चीज़ें चेक करनी है इसमें। दो चीज़ें कौन सी चेक करनी होती है कि टी ऑफ v1 प्लस v2 सेम आएगा टी ऑफ v1 प्लस v2 के या नहीं, ये चेक करना है। मैं इसको टू चेक लिख देती हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ अभी मैं लिखती हूँ, तो पहली चीज़ ये चेक करनी है, तो ये चेक करते हैं। तो अब मुझे बताओ v1 और v2 किसके एलिमेंट हैं? v के, ठीक है। हाँ, इन दोनों का जो एडिशन है वो कहाँ जाएगा? डब्ल्यू। v में, डब्ल्यू। v में ही जाएगा, ओह, है ना, yes. वेक्टर स्पेस में जाएगा। हाँ हाँ, वही। तो t क्या कर रहा है? t वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को कहाँ पे मैप कर रहा है? जीरो एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। जीरो एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो इसकी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? जीरो ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। अब मैं सॉल्व करती हूँ इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को कंसीडर करती हूँ। टी ऑफ v1 कहाँ जा रहा है? कहाँ पे मैप कर रहा है टी? जीरो पे ही। टी ऑफ v2 कहाँ जा रहा है? जीरो। जीरो। जीरो में जीरो वेक्टर में जब जीरो वेक्टर ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए? जीरो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? जीरो। तो
तो ये साइड और ये साइड दोनों आंसर क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जीरो वेक्टर। अब देखो ये सब कुछ मैंने लिख के तुम्हें बताया है, लेकिन ये बहुत सारी, ये काफी ऑब्वियस सी चीज है क्योंकि स्टार्ट कर रहे थे तो इसलिए मैंने तुम्हें लिख कर बताया कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया, पहली प्रॉपर्टी कैसे चेक करी। हेलो, यस मैम। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ठीक है, तो टी ऑफ, मैम मतलब वेक्टर में से ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, वेक्टर की एक एलिमेंट इधर जाकर कुछ बन जा रहा है और वो एलिमेंट क्या बन रहा है, जीरो एलिमेंट बन रहा है डब्ल्यू का। इनफैक्ट वेक्टर के जितने भी, वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट हैं वो किस पे मैप हो रहे हैं, जीरो पे मैप हो रहे हैं इस केस में। ठीक है, अब देखो, अब यस मुझे मैम। क्या चेक करना है, टू चेक, अब मैं कर रही हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी, तो ये चेक करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी है, ये चेक करना है। तो इसमें भी अगेन मैं ये वाली साइड देखती हूँ, ये एलिमेंट कहाँ का है, बी का एलिमेंट है ना, तो कहाँ पे लेके जा रहा है टी इसको, जीरो जीरो। एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, और इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये एलिमेंट कहाँ का है, जीरो एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। हाँ, ये एलिमेंट है जीरो डब्ल्यू। अल्फा में अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वेक्टर से तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। गुड, जीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू। तो ये दोनों इक्वल हो गए, हाँ, इक्वल हो गए ये दोनों, यस मैम। हाँ। तो टी क्या बन गई मेरी, टी इज एल टी। क्लियर है ये, यस मैम। हाँ। बस एक अब मैं छोटा सा एग्जांपल देख के फिर फिनिश कर दूँ, बस इसमें 2 मिनट लगेंगे अगर तुम्हें समझ में आ गया तो R से R पे एक मैपिंग मैंने डिफाइन कर देती हूँ। आपको पता है R भी वेक्टर स्पेस होता है और ये R भी वेक्टर स्पेस है ओवर R। ठीक है, तो एक मैपिंग मैंने डिफाइन कर दी, अगर आप चाहते हो इधर V से मैं डिफाइन कर रही तो V से कर देती हूँ, अदरवाइज X से कर देती हूँ। तो F जो है, या T भी लिख सकती हूँ, आपकी मर्जी है। F जो है वो मैप कर रहा है V को 1 पे, अब 0 पे नहीं करा मैंने, 1 पे। ठीक है, तो मुझे बताएगा कोई F जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नो मैम। नो मैम। गुड, क्योंकि देखो f ऑफ v1 प्लस v2 का क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट हमारे R के होंगे और f हर एक एलिमेंट को 1 पे मैप कर रहा है। और अब हम देखते हैं f ऑफ v1 क्या आएगा और f ऑफ v2 क्या आएगा। तो ये तो आएगा 1 क्योंकि हर एक एलिमेंट को 1 पे मैप कर रहा है, ये भी 1 आएगा, तो दिस विल बी 2। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी यहीं फेल हो गई है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नॉट एंड। मैम टी इज टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ, टी जो है वो एक फंक्शन है, तभी मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट भी किया था जब डिफाइन किया था कि जो टी है वो एक फंक्शन, जो मैप है ये एक फंक्शन। कभी कभार कुछ लोग इसकी जगह, जरूरी नहीं है टी यूज करें, वो उसकी जगह एफ भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। बस आपको पूछा जाएगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये 2 प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि एक्चुअल में किस तरह से वर्क हो रहा है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा,
अभी आपको समझ में आने लग जाएगा। बेसिकली ये एक तरह से मशीन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आपके पास इनपुट है और यहाँ पर आपके पास आउटपुट है, ठीक है। हम इन दोनों में एक कंपैटिबिलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं कि ऐसी, ये जो है, जो टी है, जो मशीन है, वो एडिशन प्रिजर्व रखे और मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रखे, हम ऐसा चाहते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के मैप बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं। क्लियर है? अभी जितना बताया उतना क्लियर है। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं रिकॉर्डिंग